नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक सवाल की तह तक जाने वाले हैं जो हर मैनेजर, हर टीम लीडर और शायद हर कर्मचारी के मन में कभी ना कभी आता है। एक शानदार टीम बनती कैसे है? मतलब एक ऐसा वर्क प्लेस जहां काम न सिर्फ तेजी से हो बल्कि सही तरीके से हो और जहां लोग कह सकते हैं कि काम करके खुश हों। बिल्कुल। और ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो देखने में किसी इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए बनाए गए दस्तावेज लगते हैं, लेकिन इनमें छिपे सिद्धांत वो तो कमाल के हैं। ये प्रक्रिया बनाने से लेकर लोगों को ट्रेनिंग देने और यहाँ तक कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने तक की पूरी कहानी बताते हैं। एक तरह से ये पूरा इकोसिस्टम बनाने का गाइड है। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही है। हम इन दस्तावेजों से उन मूल मंत्रों को निकालेंगे जो किसी भी ग्रुप को एक असरदार, कुशल और भविष्य की सोचने वाली टीम में बदल सकते हैं। चलिए इस ब्लूप्रिंट की गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरुआत बिल्कुल बुनियादी चीज से करते हैं। इन दस्तावेजों में बार बार मानक संचालन पर्चियों यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन स्लिप्स का जिक्र है। सुनने में ये बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। असल में ये है क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक बेहतरीन रेसिपी की किताब। ये स्लिप्स वैसी ही हैं। इनमें सिर्फ ये नहीं लिखा कि क्या करना है, बल्कि ये भी लिखा है कि कैसे करना है, किस औजार से करना है, कितना समय लगना चाहिए। अच्छा। और एक स्टेप के बाद दूसरे के लिए कितनी देर रुकना है। हर चीज बिल्कुल साफ, ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना हो। मतलब काम करने का एक पक्का स्टेप बाय स्टेप तरीका, ताकि चाहे कोई भी कर्मचारी उस काम को करे, नतीजा हमेशा एक जैसा और बढ़िया हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ असली जादू इसके पीछे की सोच में है। इसका मकसद सिर्फ नियम बनाना नहीं है। इसका असली मकसद है मुदा, मुरा और मुरी को खत्म करना। ये जापानी शब्द हैं और इस पूरी सोच की नींव है। मुदा, मुरा और मुरी। हाँ, मुदा यानी बर्बादी, किसी भी तरह की सामान की, समय की या कोशिश की। मुरा यानी काम में उतार चढ़ाव या असमानता। और मुरी मतलब सिस्टम या कर्मचारी पर जरूरत से ज्यादा बोझ या तनाव। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ फैक्ट्री के शब्द नहीं है, ये एक गहरी सोच है। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की बर्बादी को एक नैतिक विफलता की तरह देखा जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी सोच से एक बहुत बड़ी बात निकलती है जो स्रोत में कही गई है। अगर कोई कर्मचारी दिए गए मानक के हिसाब से काम नहीं कर पाता, तो ये उसकी गलती नहीं मानी जाती। ये असल में लीडर की गलती है कि उसने या तो एक मिनट, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। मतलब ज्यादातर जगहों पर तो अगर कोई कर्मचारी गलती करता है तो उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्या स्रोत ये बताता है कि एक लीडर असल में जिम्मेदारी को कैसे निभाता है? क्या वो आकर कहता है ये मेरी गलती है? हाँ बिल्कुल। सोच ये है कि अगर सिस्टम सही है, ट्रेनिंग पूरी है और मानक स्पष्ट हैं, तो गलती की गुंजाइश ही नहीं बचती। अगर फिर भी गलती हो रही है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम में ही कोई कमी है, व्यक्ति में नहीं। अच्छा। इसलिए लीडर का काम उंगली उठाना नहीं, बल्कि जाकर उस कमी को ढूंढना और उसे ठीक करना है। दोष मढ़ने की जगह सिस्टम को सुधारने पर पूरा ध्यान लिया जाता है। ठीक है, तो रेसिपी की किताब तो बन गई, लेकिन क्या हो अगर उस रेसिपी से खाना अच्छा नहीं बन रहा हो? स्रोत कहते हैं कि सुपरवाइजर को लचीला होना चाहिए। मतलब अगर मानक काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये मानक, जैसा आपने कहा, पत्थर की लकीर नहीं है। ये सुधार के लिए एक शुरुआती लाइन है। स्रोत साफ कहता है कि अगर मानक का पालन नहीं हो पा रहा, तो सुपरवाइजर का पहला काम है अपनी कुर्सी से उठकर असल जगह पर जाना, जिसे जापानी में गेम्बा कहते हैं। गेम्बा? हाँ, वहां जाके देखना कि असल में हो क्या रहा है। यानी समस्या को कागज पर नहीं बल्कि जहां काम हो रहा है वहां जाके समझना। एकदम सही। हो सकता है ट्रेनिंग में कमी हो, या प्रक्रिया वाकई बहुत मुश्किल हो, या फिर पिछले और अगले स्टेप में कोई तालमेल ही ना हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुधार के सबसे अच्छे आइडियाज अक्सर उन कर्मचारियों से ही आते हैं जो रोज उस काम को करते हैं। सही बात है। सुपरवाइजर का काम उन आइडियाज को सुनना और उन्हें, कह सकते हैं कि, जीवन देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानक बनाना पहला कदम है और उसे लगातार बेहतर बनाते रहना दूसरा और शायद कभी ना खत्म होने वाला कदम है। बिल्कुल। इसे ही निरंतर सुधार या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कहते हैं। सुपरवाइजर सिर्फ एक मैनेजर नहीं है, वो एक कोच है, एक समस्या सुलझाने वाला है, जो हमेशा बेहतर तरीकों की तलाश में रहता है। ठीक है, तो प्रक्रियाएं एकदम सही हैं, मानक तय हैं और उनमें लगातार सुधार भी हो रहा है। लेकिन ये सब तो कागज पर है।
इन मशीनों को, इन प्रक्रियाओं को चलाने वाले तो इंसान हैं। अगर टीम का माहौल ही ठीक ना हो तो इन सब का क्या फायदा? स्रोत इस मानवीय पहलू के बारे में क्या कहता है? स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। वो कार्यस्थल के मनोबल यानी वर्कप्लेस मोरल की बात करता है। और इसका मतलब सिर्फ हंसी मजाक या पार्टी करना नहीं है। इसे बहुत गहराई से परिभाषित किया गया है। एक ऐसा माहौल जहां टीम के सभी सदस्य अपने हुनर का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक साझा लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर काम करते हैं। और इस माहौल को बनाने के लिए क्या कोई खास तरीका बताया गया है? हाँ, एक बहुत ही मशहूर जापानी अवधारणा है हो रेन सो। हो इन सो। जी, हो रेन सो ये 3 शब्दों से बना है। होकोकू यानी रिपोर्ट करना, रेनराकू यानी संचार करना और सोदान मतलब परामर्श या सलाह लेना। इसका सार यह है कि टीम में जानकारी का बहाव बिना रुके और बिना किसी डर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ होना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इससे माइक्रो मैनेजमेंट का खतरा नहीं बढ़ जाता? अगर कर्मचारी हर छोटी बात के लिए रिपोर्ट और सलाह लेता रहेगा तो असल काम कब होगा? यह एक आम गलतफहमी है। हो रेंसो का मतलब हर मिनट की रिपोर्ट देना नहीं है। इसका मतलब है कि जब कोई समस्या आए तो उसे छिपाना नहीं है, जब कोई अच्छी खबर हो तो उसे साझा करना है, और जब किसी फैसले को लेकर दुविधा हो तो सलाह लेने में हिचकिचाना नहीं है। यह पारदर्शिता और भरोसे का एक सिस्टम बनाता है जिससे बड़ी समस्याएं पैदा होने से पहले ही पकड़ में आ जाती हैं। और इस सब में लीडर की क्या भूमिका है? सिर्फ आदेश देना तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत के मुताबिक लीडरशिप का मतलब है अपनी टीम को कंपनी के मकसद और सोच को समझने के लिए प्रेरित करना। लीडर एक जोड़ने वाली कड़ी, एक कनेक्टिंग पिन की तरह होता है। वो ऊपर मैनेजमेंट से आने वाले निर्देशों को अपनी टीम तक पहुंचाता है और अपनी टीम की समस्याओं और सुझावों को ऊपर तक ले जाता है। बिल्कुल। स्रोत में एक लीडर के 5 खास कर्तव्य भी बताए गए हैं। अच्छा। टीम के काम की दिशा तय करना, टीम के अंदर रिश्ते बेहतर बनाना, नई तकनीक सिखाना, दूसरी टीमों से तालमेल बिठाना और सबसे जरूरी, हमेशा खुद को बेहतर बनाने की लगन रखना। ठीक है, तो हमारे पास अच्छी प्रक्रियाएं हैं, टीम का मनोबल भी ऊंचा है, लेकिन लोगों का हुनर कैसे बढ़ाया जाए? ट्रेनिंग का क्या सिस्टम है? दस्तावेज इसके लिए ओजेटी और ऑफजेटी की बात करता है। हाँ, ओजेटी यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये सीखने का सबसे स्वाभाविक तरीका है। जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद से काम सीखता है। इसमें कर्मचारी काम करते करते ही सीखता है और सुपरवाइजर या कोई सीनियर उसे सीधे निर्देश देता है। इसका मूल सिद्धांत है सिखाने वाले का प्रशिक्षु के प्रति सम्मान। और ऑफजेटी? ऑफजेटी यानी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसमें कर्मचारी को उसके रोज के काम से हटाकर किसी क्लासरूम, सेमिनार या वर्कशॉप में भेजा जाता है। यह आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब कोई नया मैनेजमेंट स्किल या कोई बहुत ही खास तकनीकी ज्ञान देना हो। तो इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इन दोनों को एक दूसरे का पूरक मानता है, लेकिन वो कहता है कि इन दोनों की नींव एक तीसरी चीज है। और वो क्या है? आत्मज्ञान यानी सेल्फ एनलाइटमेंट। इसका मतलब है सीखने की अंदरूनी इच्छा। उनका मानना है कि जबरदस्ती दी गई शिक्षा बेकार है। अच्छा। आप किसी को तब तक कुछ नहीं सिखा सकते जब तक वो खुद सीखने के लिए तैयार ना हो। यानी सीखने की भूख सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बेहतरीन अवधारणा है शिक्षा का प्रसारण। शिक्षा का प्रसारण मतलब सीखी हुई बात को आगे सिखाना। एक लीडर ऑफ जेटी या कहीं और से जो कुछ भी सीख कर आता है, उसका पहला काम है कि वो अपनी टीम के सदस्यों को वो चीज सिखाए। और सिर्फ किताबी ज्ञान न दे। नहीं, अपने अनुभव और विचारों को जोड़कर उसे व्यावहारिक बनाए। सिखाने से सीखना और भी पक्का हो जाता है। और ये कैसे तय होता है कि किसे कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है? इसके लिए कौशल मूल्यांकन या स्किल इवैल्यूएशन का एक सिस्टम बताया गया है। एक टेबल का उदाहरण है जिसमें किसी भी काम के लिए कौशल के 4 स्तर दिए गए हैं। 4 स्तर? हाँ। स्तर 1 इसके बारे में सुना है या जानता है। स्तर 2 मदद के साथ कर सकता है। स्तर 3 बिना किसी मदद के आत्मविश्वास से कर सकता है। और सबसे ऊंचा स्तर 4। यह काम किसी और को सिखा सकता है। एकदम सही। इससे बहुत साफ हो जाता है कि कौन सा कर्मचारी किस स्तर पर है और उसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना होगा। वाह, ये तो बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। अब तक हमारी सारी बातचीत फैक्ट्री या ऑफिस के अंदर की दुनिया पर थी, लेकिन यहाँ से चर्चा का दायरा अचानक बहुत बड़ा हो जाता है ना? हाँ, और यही बात इस सोच को असाधारण बनाती है। स्रोत का एक पूरा हिस्सा पर्यावरण के बारे में ज्ञान पर है। ये दिखाता है कि एक महान कंपनी सिर्फ अपने मुनाफे या कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचती, बल्कि पूरे समाज और इस ग्रह के बारे में सोचती है।
इसमें औद्योगिक प्रदूषण के हर प्रकार का जिक्र है। हवा, पानी, शोर, कंपन और कचरा। इसमें कुछ पुराने जापानी कानूनों का भी जिक्र है, जैसे 1976 का कंपन कानून और 1971 का गंध नियंत्रण कानून। ये दिखाता है कि ये चिंता कोई नई नहीं है, दशकों से चली आ रही है। बिल्कुल। लेकिन फिर चर्चा समस्याओं से हटकर समाधानों की ओर जाती है। शून्य उत्सर्जन यानी जीरो एमिशंस की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अवधारणा का परिचय दिया गया है। जीरो एमिशंस। हाँ, यह संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का एक विचार है। इसका लक्ष्य एक ऐसा औद्योगिक सिस्टम बनाना है जहां एक उद्योग का कचरा दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल बन जाए, ताकि प्रकृति की तरह जहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता, यहां भी कुछ बर्बाद ना हो। और फिर आता है 3R का सिद्धांत, जो हम सबने सुना है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। हाँ, लेकिन स्रोत इन्हें बहुत सटीक तरीके से परिभाषित करता है। रिड्यूस का मतलब सिर्फ कम इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि डिजाइन के स्तर पर ही बर्बादी को रोकना है। अच्छा, जैसे ऐसी पैकिंग बनाना जिसमें कम से कम मटेरियल लगे। हाँ, और रीयूज का मतलब है चीज को उसी रूप में या थोड़ी बहुत मरम्मत के बाद दोबारा इस्तेमाल करना। जैसे कांच की बोतल को धोकर दोबारा भरना। एकदम सही। रिसाइकल तो आखिरी उपाय है, जब आप उसे ना तो रिड्यूस कर पाए और ना ही रीयूज कर पाए, तब आप उसे तोड़कर कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये सब एक औपचारिक सिस्टम की ओर ले जाता है, जिसे पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली कहा जाता है, और जिसके लिए ISO 14000 सीरीज एक वैश्विक मानक है। स्रोत ये भी बताता है कि इसकी जरूरत क्यों है। पहला, ग्राहक अब खरीद कर रहे हैं, मतलब वे पर्यावरण हितैषी कंपनियों से सामान खरीदना पसंद करते हैं। सही बात है। दूसरा, धरती पर संसाधन सीमित हैं। और तीसरा, कचरा यानी मुदा को खत्म करने से लागत भी कम होती है। ये पर्यावरण और व्यापार दोनों के लिए अच्छा है। और ऊर्जा बचाने के लिए एक बहुत ही यादगार और व्यवहारिक ढांचा दिया गया है, स्ट्रेच। स्ट्रेच? हाँ, STRETCH। यह एक छोटा नाम है जिसके हर अक्षर का एक मतलब है। स्टॉप, रिड्यूस, चेंज और हार्वेस्ट। ये दिलचस्प है। क्या आप इनके उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। स्टॉप का मतलब है उस ऊर्जा को पूरी तरह से रोक देना जो किसी काम में योगदान नहीं दे रही। जैसे जब फैक्ट्री छुट्टी के लिए बंद हो तो बिजली की खपत भी शून्य के करीब होनी चाहिए। रिड्यूस का मतलब है ऊर्जा की खपत को कम से कम करना। चेंज का मतलब है ऊर्जा के किसी पुराने कम कुशल स्रोत को बदलकर नया ज्यादा कुशल स्रोत इस्तेमाल करना, जैसे पुराने बल्ब की जगह LED लगाना। और सबसे अनोखा है हार्वेस्ट। हाँ, इसका मतलब है उस ऊर्जा को पकड़ना और इस्तेमाल करना जो वैसे बर्बाद हो जाती। बर्बाद होने वाली ऊर्जा मतलब? जैसे मशीनों के कंपन से पैदा होने वाली ऊर्जा, यह गर्म पानी की भाप से निकलने वाली तापीय ऊर्जा। ये सोच के एक बिल्कुल नए स्तर को दिखाता है जहां बर्बादी को शून्य करने का जुनून है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमने एक साधारण काम करने की रेसिपी से शुरुआत की और मशीनों के कंपन से ऊर्जा बनाने जैसे जटिल विषय पर बात खत्म की। ये एक अकेले कर्मचारी के काम से लेकर एक संगठन की वैश्विक जिम्मेदारी तक का पूरा सफर है। मुझे लगता है कि इसके पीछे का जो केंद्रीय दर्शन है वो ये है कि उत्कृष्टता कोई संयोग नहीं है, वो एक सोचा समझा सिस्टम है। ये साफ सुथरे मानकों पर बना है जिसे ऐसे लोग चलाते हैं जो लगातार सीखते और सुधारते हैं। इसे एक ऐसा नेतृत्व मिलता है जो सिखाता है और सहारा देता है। और इन सब के दिल में सिर्फ उत्पाद बनाने की नहीं, बल्कि लोगों, समाज और इस ग्रह के प्रति जिम्मेदारी की एक गहरी भावना है। स्रोत की एक बात मेरे दिमाग में अटक गई है कि यदि कोई कर्मचारी किसी मानक का पालन करने में विफल रहता है तो यह लीडर की गलती है। इस पर विचार करें तो हमारी अपनी जिंदगी में, चाहे वो दफ्तर हो या घर, हम कितनी बार विफलताओं के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जबकि असली मुद्दा शायद सिस्टम की बनावट में, दिए गए निर्देशों की स्पष्टता में या ट्रेनिंग की कमी में हो सकता है। ये एक सोचने वाली बात है।